गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वापस से आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है जिसका नाम है नथी। हाँ, हम बचपन से 7 स्टैंडर्ड से लेकर अभी तक 10 स्टैंडर्ड तक हमेशा एक निबंध बार बार लिखते आए हैं। या हमें अच्छा लगता है या बार बार हमें वही पूछा जाता है इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रेम यानी कि मातृ प्रेम के ऊपर। एंड जब भी मातृ प्रेम आता है आपके मुंह से ये सेंटेंस जरूर निकला होगा कि गोड़ विना मोड़ो कंसार अने माता विना सुनो संसार, जननी नी जोड़ सखी नई जड़े रे लोल। इस तरह से मातृ प्रेम के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी पोयम है, गाने हैं और आपके हृदय के अंदर बहुत सारे शब्द एंड भावना है। सो आज हम लेखक है मोहम्मद माकड़, उसका साहित्य प्रकार है दैट इज नवलिका या फिर कह सकते हैं टूकी वार्ता शॉर्ट स्टोरी। धोरण 10, विषय गुजराती एंड चैप्टर नंबर भी 10 ही है। हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी इमोशनल से भरी हुई है। आपको वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा, एक एक शब्द समझाऊंगा विथ अलग अलग पिक्चर्स एंड इसके जो अलग अलग कैरेक्टर्स है वो भी समझाऊंगा। सो प्लीज हमारे साथ बने रहेगा और तीनों पार्ट देखेगा। हो सकता है कि मैं आपको अच्छी तरह से ये चैप्टर समझा पाऊं। सो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर दैट इज नथी। तो कहानी के अंदर सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये है एग्जैक्टली क्या कहानी। तो कहानी आपने पिक्चर्स के आधार पे या ये छोटे से वीडियो क्लिप्स के आधार पे पता लगाया होगा कि इसके अंदर प्यार है, माता का प्यार, निस्वार्थ यानी कोई प्रकार का उसके अंदर स्वार्थ नहीं है ऐसा प्यार। पुत्र के पास कोई प्रकार की उपेक्षा नहीं है और फिर भी यहाँ पर मानव संबंध में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई प्यार है दैट इज मातृ प्रेम। करुणता से भरी हुई ये बातें एंड कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको दिल को छू जाएगा। यहाँ पर एक वर्ड है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये वाक्य बहुत बढ़िया है कि बा क्यारे रीसाती नथी, मतलब बा कभी रूठती नहीं है। वो तो हमेशा बच्चों को मनाती रहती है, सजाती रहती है, संवारती रहती है और ऐसा कार्य करती है जिससे उसका प्यार बच्चों को और आगे लेके जाए। तो माँ की महिमा का ये बहुत ही खूबसूरत सी टूकी वार्ता। पर लेखक के नाम हम जानते हैं दैट इज मोहम्मद वली भाई माकड़। गुजरात में सौराष्ट्र और सौराष्ट्र में है पालियाद। अभी ये आया है बोटाद जिले में। गुजरात साहित्य के प्रमुख थे ये। एंड इसके अलावा उसकी बहुत बेहतरीन नवल कथाओं में से है दैट इज कायर, वंचिता, माटीनी चादर, धुम्मस, अश्वदौड़ एंड खेल। इसके अलावा वार्ता संग्रह उसके थे दैट इज ना, झाकड़ना मोती, वात वात्मा। एंड हमारे पास जो आज की ये स्टोरी है जो कि एक वार्ता ही है, जो कि उसकी केडिलोस्कोप भाग 1 से लेकर 4 के अंदर से ली गई है। सुख एटले आपने मानसो उजास, ये उसके जीवन को इंस्पायर कर सके यानी कि जीवन प्रेरक कथाओं से भरी हुई है। तो ये है हमारे मोहम्मद वली भाई माकड़ और आज की उसकी कहानी हम शुरू करते हैं। क्या है कहानी? उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। वैसे मेन पात्र जो है वो सिर्फ 5 ही है ना? जिसमें से एक जो पात्र है वो ये है हमारा मेन कैरेक्टर दैट इज कांति। इसकी बचपन से लेकर बूढ़ापे तक की आपको कहानी आपको मिलेगी। कांति के बड़े भैया है यानी कि मोटा भाई जिसका नाम हिम्मत है। ये उसका फैमिली है, पत्नी यानी बाड़को, जो कि आगे चलकर राजकोट में रहने चले जाते हैं। पहले एक ही गांव में एक ही घर में एक साथ रहते थे, ठीक है। ये कांति भाई की पत्नी है, उसका नाम है रमा, थोड़ी विलन टाइप की है। कांति भाई की माता जो कि बहुत प्यारी है जिसका नाम है पार्वती बहन। तो आगे चलकर हमारे कांति भाई अहमदाबाद में जाते हैं, आगे चलकर राजकोट में शिफ्ट हो जाते हैं हिम्मत भाई। एंड माता गामड़े में ही, गांव में ही रहती है। तो इस तरह से आप इजीली समझ सकते हो। अच्छा, पार्वती बेन जो है उसके पड़ोस में रहने वाली उसकी खास सहेली जिसका नाम है कंचन मासी, जो कि पड़ोस में रहने वाली मौसी है और ये उसके पतिदेव है, उसका नाम नहीं दिया गया है। तो ये हमारे कैरेक्टर्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है लाइक लालजी मोची, परशुतम सुथार, गावनोदर जी, शेरीमा रहता, कोई नए आने वाले लोग, लालजी भाई नो मोटो दीकरो, हरजीवन मिस्त्री, भगत नु पान की दुकान एंड भगत कोल्ड ड्रिंक्स। ये अलग अलग प्रकार के हमारे
और भी कैरेक्टर्स है जो काम नहीं कर रहे पर नाम के हैं, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। शुरुआत होती है वहां पर जब कांति जो है अपने गांव में आया है। अभी उसकी उम्र करीबन 40-45 साल से ऊपर हो चुकी है। अभी वो अपनी माँ को बहुत सालों के बाद अपने गांव के अंदर, वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी जो गलियां है उसके अंदर अपने आप को ढूंढने के लिए आया है। अपनी माँ को मिलने आया है गांव के अंदर। अहमदाबाद में रहता था, पर काफी समय के बाद यहाँ पर आने के कारण से जो छोटा था, तब छोटे बच्चों के साथ दौड़ता था, भागता था, खेलता था, कूदता था। उस वक्त ये गली उसको बहुत बड़ी लगती थी, पर आज आज भी उसको बड़ी लग रही है। कैसे? क्योंकि उस वक्त वो दौड़ता था, भागता था, पर गली बड़ी थी। अब अभी बड़ा हो चुका है, पर पैरों में वो जान नहीं रही है कि वो दौड़ सके, भाग सके। इसलिए आज भी उसको गली बड़ी लग रही है। लिखा है यहाँ पर, कांति શેરીનું નાકું વળ્યો, તેના પગ ભારે થઈ ગયા હતા। શેરી તેની પરિચિત હતી, છતાં તેને આજ અપરિચિત જેસી લગ રહી थी। ઘણા વર્ષો પછી પોતાના વતનમાં એ પાછો આવ્યો। એક નજર સામાના છેડા સુધી કરી લીધી। છોકરાઓ શેરીમાં રમતા હતા આજે પણ, પગ ચાલતા હતા તેના, પણ તેને માથું જાણે ભારે લાગતું હોય, જાણે માથામાં કોઈ હેવી વજન મૂકી દીધું હોય તેવું લાગતું હતું। અંદર કંઈક વજન મુકાઈ ગયું તેવું। થોડા ડગલા ચાલ્યો, ત્યાં એકાએક તેના કાનની પાસેથી પથ્થર સમ કરતો પસાર થઈ ગયો। ત્યાં ગલીમાં છોકરાઓ રમતા હશે, હવે તેને શું ખબર કે આવી રીતે કોઈ ભાઈ આવશે અને તેની હું આવી રીતે પથ્થર ફેંકીશ, તેને વાગશે કે નહીં વાગશે। બાળકો તો હોય તે તો મજાક મસ્તીમાં આવું બધું કરતા હોય, હે ને? તો સમ કરીને એક પથ્થર નીકળી ગયો અને જઈ અને कांति बाजू में आवेलू खाबोचियू, આવી રીતે खड्डा में पानी जो पड़ा रहता है गंदा, उसको खाबोचिया कहते हैं, ठीक है? तो ये खाबोचिया में जईने पड्यो અને ખાબોચિયાનું પાણી તેના કપડા પર આવ્યું। કોના પર? કાંતિના કપડા પર। હવે કાંતિભાઈ તો ગુસ્સે થઈ ગયા કે ભાઈ આવી રીતે કેવી રીતે પથ્થર ફેંકી શકાય। તો જેનું મગજ જે ચાલી રહ્યું ન હતું, મગજ ભારે લાગતું હતું, આજે ઘણા વર્ષો પછી પોતાની શેરીમાં આવ્યો હતો, પરંતુ આ કાર્ય થયું જ્યારે એના પથ્થર એની પાસેથી પડ્યો ખાબોચિયામાં, તો એનું મગજ, એનું ધ્યાન થોડું ભટક્યું। શું થયું આગળ? હવે કાંતિએ પેલા છોકરાને કાંઈ કહે એ પહેલા તો કદાચ એ છોકરાની માં જ હશે, તેણે પેલા છોકરાને ગુસ્સો કરતા કહ્યું, અરે મારા રોયા, એમ કઈ ઘા કરાય? रोया एक प्रकार से गुजराती देसी भाषा की गाली है कि अरे वो मेरे प्यारे बच्चे, घा बोले तो थ्रो, इस तरह से किसी पर पत्थर फेंकते हैं क्या? પાછળથી કોઈ સ્ત્રીનો અવાજ આવ્યો અને કાંતિએ પાછા ફરીને જોયું નહીં। એ અવાજે જેને ઠપકો આપ્યો હતો એ નંગા પુંગા યાની કે નાગા પુગા છોકરા સામે તેણે જોયું। કોઈ નાગો પુગો છોકરો હતો, એણે પથ્થર ફેંક્યો હતો ભૂલથી। હા, કાંતિ સામે એ સહેજ ભયથી, ડરથી જોઈ રહ્યો હતો, કારણ કે છોકરો કાંતિને નહોતો જાણતો અને કાંતિ એ છોકરાને પણ નહોતો જાણતો। કોનો છોકરો હશે એ વિચાર કરવા લાગ્યો કાંતિ। કદાચ ગામના લાલજી મોચીનો હોઈ શકે, ના ના, અથવા તો પરસોત્તમ સુથારનો હશે, હા કદાચ દરજીનો। આમ કાંતિ વિચાર લાગ્યો। કાંતિને થયું કે એવું પણ હોઈ શકે કે ગામમાં કોઈ નવું રહેવા આવ્યું હોય, એનો પણ આ છોકરો હોઈ શકે, અથવા તો લાલજી મોચીના છોકરાનો છોકરો પણ આવડો હોઈ શકે। આમ बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। जो सोच रहा है, क्योंकि बहुत समय के बाद वो अपनी गली में आया है, गांव की गली में, और वो नहीं जानता है कि ये बच्चा किसका है। આમ એ ચાલવા लाग्यो આગળ। પગ પરનું વજન ઉપાડીને વળી પાછો ધીમે 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 પોતાની ગલીની, પોતાની શેરીમાં, પોતાના ગામ તરફ, મતલબ પોતાના ઘર તરફ એ આગળ વધ્યો। માંડ માંડ ધીરે ધીરે કરતા वो अपने घर तक पहुंचा। घर शेरी ने अधवच्चे हतु, बरोबर बीच में था, एंड में नहीं था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाएगा, आप याद रखिएगा। शेरी घणी लांबी हती। કાંતિ નાનો હતો ત્યારે એને એમ લાગતું હતું કે શેરી ઘણી લાંબી હતી। કેમ? કારણ કે નાના હોય ને ત્યારે આપણને બધી વસ્તુ મોટી મોટી લાગે। અને તેનું ઉદાહરણ પણ અહીંયા આપ્યું છે કે જ્યારે એની માતા, એટલે કે કાંતિની માતા, જેનું નામ હતું પાર્વતીબેન, એ હંમેશા કાંતિને કહેતા કે જા બેટા, બહારની સાઈડમાં જે ભગવાન કોલ્ડ ડ્રિંક હાઉસ છે ત્યાંથી બરફ લઈને આવ।
એટલે કાંતિ તરત દોડા દોડ જાય. પણ જ્યારે દોડીને ઘરે પાછો આવે તો એ બરફનો ટુકડો ઓગળી જાય. હે ને, એને અહીંયા કીધું છે બરફનો ગાંગડો. ટુકડાને શું કહેવાય? ગાંગડો ગુજરાતી ભાષામાં. તો ભગવાન કોલ્ડ ડ્રિંક હાઉસ પરથી બરફ લઈને દોડાદોડ ઘરે આવે ત્યારે બા હંમેશા એને ઠપકો આવે કે આ બરફનો ગાંગડો લેવા ગયો તો ગાંગડો ઇઝ અ બડી સાइज एंड छोटी साइज को कहेंगे गांगड़ी, दैट इज गांगड़ो, दैट इज गांगड़ी. તો મમ્મી હંમેશા કહેતી ગાંગડો લેવા ગયો તો કે ગાંગડી લેવા ગયો હતો, કારણ કે જ્યારે પાછો આવે ત્યાં સુધીમાં તો ઘણો બધો બરફ ઓગળી જતો હતો, पिघल जाता था. આજે પણ એને એ શેરી લાંબી લાગતી હતી. इस तरह से आगे बढ़ते हैं. હવે ધીરેથી એ પોતાની ગલીના એ ઘરની અંદર એ પ્રવેશ્યો. ઘર ખોલ્યું, બેગ તેણે નીચે મૂકી, બારણાને ધક્કાથી ખોલ્યો. તેને લાગ્યું કે હાથ ભારે થઈ ગયો છે. હાથનું વજન એને લાગતું હતું. હાથ, પગ, માથું, આખું શરીર આજે કાંતિને ભારે લાગી રહ્યું હતું. सामने आज છે ને આ जगह जो होती है इसको है ना, इसको बरामदा हिंदी में बोलते हैं, गुजराती में कहते हैं औसरी. ज्यादातर जब भी हमारे कांति भाई घर में आते प्रवेश करते तो उसकी माँ हमेशा यहाँ पर ओसरी पे बैठ के उसका इंतजार करती होती थी, है ना. तो सामे ओसरी ना कोरे, कोरे का बोले तो किनारा, बा हमेशा उभी હોય અને મધુર 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 હસતી હોય. કાંતિ અંદર થયું કે બા શરીરમાંથી મારો જો આ ભાર લઈ લે તો કેટલું સારું. कांति घेर आओ तो तेरे बा हमेशा, देखो ये किस तरह से आंटी कर रही है, इसको कहते हैं दूजड़ा लेना, है ना, ओवराना लेना कहते हैं, है ना. तो दूजड़ा लेती अने ऐसा लगता कि ये दूजड़ा नहीं ले रही है पर मेरे शरीर के अंदर से, मन के अंदर का सारा भार ले लेती है. हाथ माथी बेग लई लेती, બે ચાર એવા શબ્દો બોલતી કે કાંતિનો બધો જ ભાર, બધું જ ટેન્શન, બધું જ દુઃખ દર્દ ઉતરી જતું. કાંતિ ઓસરીના કિનારે પહોંચ્યો. शरीर जाने गળી ગયું હતું, मतलब वो बहुत पतला हो चुका था. एक हाथમાં બેગ હતી, એક બેગ, અને બીજા હાથમાં બે થેલીઓ હતી. બેગ અને થેલી ઓસરીના કિનારે મૂકી અને કાંતિ બાજુમાં બેસી ગયો. ઠીક વાર સુધી કાંતિ બેસી જ રહ્યો, બેસી જ રહ્યો, બેસી જ રહ્યો. फिर क्या आगे माँ आती है कि नहीं आती है, और आती है तो क्या करती है. कहानी बहुत ही खूबसूरत है, प्यारी है. ये शायद आपकी या मेरी कहानी है. ये शायद कहानी हो सकता है मोहम्मद अली भाई माकड़ की हो, पर हाँ, सच्चाई से भरी हुई कहानी हम दूसरे पार्ट में आगे जरूर बढ़ाएंगे. इसका जरूर इंतजार करिएगा. तब तक मुझे आज्ञा दीजिए. आपका दोस्त, आपका मित्र महेंद्र जोशी. थैंक यू वेरी मच.